बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज हमें पाकिस्तान से खुसूसी तौर पे ज्वाइन कर रही हैं समीना पाशा। अस्सलाम वालेकुम समीना। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू इरफान, और आपको बहुत रमज़ान मुबारक। तमाम आपके देखने वालों को सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक हो। आफ्टर आई थिंक 5 years 6 years, मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम हमने हमारी दुनिया टेलीविजन में जब हम काम कर रहे थे उस वक्त ही हमारी इंटरेक्शन हुई, उसके बाद नहीं हो सकी। आई थिंक यू वेंट फॉर टू अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीएन में आप चले गए, जीएनएन के अंदर। जी बिल्कुल, मैं जीएनएन में थी और जीएनएन में रहते हुए हमारी एक दफ़ा बात हुई थी। वो आपको अच्छा। शायद याद नहीं, ब्रॉडशीट वाला जो एक वो था स्कैंडल, और उससे रेलिवेंट कुछ यस। मेरा ख्याल यस। थे। और बिल्कुल आपकी आप। शायद उसके ऊपर स्टोरी की थी। उस बिल्कुल। उस पर मेरी और आपसे बात हुई थी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद आ गया। और आरिफ अभी भट्टी साहब और इमरान याकूब, आई थिंक वो प्रोग्राम यस वगैरह कर यस। रहे थे। यस यस, यू राइट। सबीना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैंने हमेशा आपको दुनिया टेलीविजन में स्क्रीन के ऊपर देखा, और ऑब्वियसली हम स्क्रीन के पीछे काम कर रहे होते थे, तो मैं शायद आपको ये बात मालूम नहीं है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म मैं बता रहा हूँ, तो हम हमेशा ही कहते थे कि जब सबीना आ रही है जिस स्क्रीन पे, तो अब स्क्रीन को वो संभाल लेगी व्हेन लाइव ट्रांसमिशन हो रही होती थी। तो दिस वाज समथिंग बिटवीन अ डिस्कशन गोइंग ऑन एडमिनिस्ट्रेशन में, हम ये बात करते थे। क्योंकि मॉर्निंग के अंदर एक ऐसा टाइम होता था और कोई लाइव इवेंट हो गया तो फिर सबकी दौड़ लग रही होती थी कि यार स्क्रीन को अब कौन संभालेगा। तो समीना की जो दोस्त नहीं जानते, दिस इज वन ऑफ द स्पेशलिटी। माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलती हैं, और इनकी यही हमेशा से एक स्पेशलिटी रही है। लेकिन आजकल आपकी एक और स्पेशलिटी भी है। वो मेरे लिए भी सरप्राइज था, द वे यू एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ पाकिस्तान की जो आम जनता है, आम आदमी के लिए बोलना। ऐसी समीना बहुत कम आवाजें हैं पाकिस्तान में। लोग शायद डर जाते हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन व्हाट एक्चुअली ड्राइव्स के, ठीक है यार ये बात मैंने करके छोड़नी है, और ऑब्वियसली एक खातून होने की हैसियत से तो ज्यादा प्रेशर होगा आपके ऊपर। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मेरे लिए कहे। मुझे याद आ रहा था वो टाइम फिर भी न्यूज चैनल्स का एक अच्छा दौर था। मैं ये नहीं कहती कि बड़ा आइडियल दौर था और बड़ी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी कोई फ्रीडम थी, या कोई बिल्कुल कोई किसी किस्म के प्रेशर्स या डायरेक्शंस नहीं थी। सर्टेनली कुछ ना कुछ उस वक्त भी चीजें थी जिनको मलहूज़े खातिर रखना पड़ता था। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग जब ट्रांसमिशन करते थे और कई कई घंटे करते थे, और यू आर राइट कि उस वक्त ये सिचुएशन थी कि हैपनिंग टाइम जो था वो सारा मॉर्निंग हुआ करता था, और लोग टीवी देखते थे और टीवी की ट्रांसमिशंस को बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती थी। तो उस दौर में ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं और आप ट्रांसमिशंस होल्ड कर रहे हैं, तो आप अच्छे से कंडक्ट कर सके। और मुझे इसलिए भी याद है कि उस वक्त जब हम कोई भी क्वेश्चंस करते थे या कोई भी हम अपने पैटर्न के ऊपर, वैसे तो न्यूज ट्रांसमिशन जो होती है वो आपकी यूजुअली अदरवाइज भी अनबाइस्ड होती है, और इट्स सपोज टू बी अनबाइस्ड, कि आप उसमें अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू, हर तरह के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चंस भी कर रहे होते हैं। लेकिन अब सर्टेनली जिस तरह से एक बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड किस्म का न्यूज रूम का एनवायरनमेंट है, और उसी तरह से फिर आगे जो न्यूज एंकर्स हैं उनके ऊपर भी उसी तरह के प्रेशर्स भी हैं, चाहे वो प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, चाहे वो न्यूज ट्रांसमिशंस कंडक्ट कर रहे हैं। तो यस, जहां तक आपने बात की कि राइट्स के ऊपर बात करना या उस तरह, सिचुएशन ही ऐसी ऑटोमेटिकली डेवलप होती गई मुल्क के हालात की, कि उसके बाद खुद ब खुद बोलना बनता गया। और जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ है ना इरफान साहब, वो मेरे ख्याल से वो सोशल मीडिया की वजह से क्रिएट हुआ है। शायद हम उस वक्त भी बहुत वोकल होते, शायद हम उस वक्त भी बहुत बात कर रहे होते, जो भी चीजें उस वक्त इश्यूज जनरेट होते थे, लेकिन उस वक्त शायद सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन वो नहीं थी जो इस वक्त हमें नजर आती है इस जुल्म तरह भी से। इतना नहीं हो रहा था ना, इस तरह लोगों के हकूक ऑब्वियसली भी। ऑब्वियसली हाँ, वो तो एक है ही है, वो तो एक मस्ट एक डिफरेंस है कि ठीक है बहुत आइडियल नहीं था, लेकिन इस तरह का एक अंत भी नहीं मचा हुआ था जो कि इस वक्त हमें गदर मचा हुआ नजर आ रहा है। तो ऑफ कोर्स एक तो मेन वजह यही है कि जो इस वक्त हालात है उसने बोलने पे आपको मजबूर कर देना होता है, और दूसरा आपके पास अब प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं कि आप उन पे बात कर सकते हैं। अगर न्यूज चैनल से आपको हटा भी दिया गया है तो इवन देन आप अपने यूट्यूब चैनल्स पर, अपने ट्विटर हैंडल्स पर, आप अपनी और सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बात कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपकी एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, स्पीच है, उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो एक चीज है, इस ये दो चीजें ज्यादा मेन डिफरेंस हैं जो कि अब हमें नजर आती हैं।
अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हालात अब वैसे नहीं रहे। मेरी अक्सर अपने पुराने कुलीग से बात होती रहती है, तो वो बताते हैं कि सर वो लॉट ही पूरी खत्म हो गई है। अब तो उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर जर्नलिज्म हो रही है, व्हाट्सएप के ऊपर कुछ मखसूस ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें सारी जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है टेलीविजन चैनल की वो अटैच होती है, और वो एक मैसेज भेजते हैं कि इसे हेडलाइन में इतने नंबर पे लगा दो, इतने नंबर। वो जो एडिटर का रोल हुआ करता था कि हमने आज इश्यूज कौन से जिसके ऊपर अपनी जर्नलिज्म का जो सही असल शक्ल है वो दिखानी है, वो शायद अब नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, बिकॉज यू आर इन पाकिस्तान, आम आदमी, हमें तो गदारे वतन ही करार दे दिया जाता है 2 मिनट से पहले, चाहे वो पीटीआई के लोग भी क्यों ना हो। बहुत सारे लोग वो कहते हैं जी ये ओवरसीज, ये तो जी गद्दारे वतन है। डू यू रियली बिलीव इन दिस के लोगों के नाम लेकर बताना चाहिए? और इसका मतलब यू आर इन पाकिस्तान, आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी क्या थिंकिंग है इस हवाले से, और क्या आपका फीडबैक होता है ओवरसीज कम्युनिटी के हवाले से? क्योंकि मुझे इतने लोग ये सवाल करते हैं कि भाई हम गद्दार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के अगर हकूक की बात कर रहे हैं तो उसे गद्दार वतन करार दे दिया जाता है। इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि मेरे ख्याल से तो किसी को भी गद्दार वतन डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, स्पेशली जो आपके आम शहरी हैं, सिटीजन हैं, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अगर बाहर जाकर रोजगार कमा रहे हैं, फैमिली सेटल की है लोगों ने, या किसी भी वजह से लोग वहां पर रहने पर मजबूर हैं, तो अपना वतन तो कोई भी बहुत खुशी से नहीं छोड़ता है। जाहिर है ऐसे हालात बन जाते हैं कि आपको मूव करना पड़ता है। तो ये अलग बात है कि वहां पर जाके भी लोग बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जाहिर अपने मुल्क के साथ, और उनकी एक उसके साथ जो लगन है, मोहब्बत है, वो बाकी रहती है। और इसी वजह से, क्योंकि उनके बहुत सारे रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, उनकी अपनी जो रूट्स है वो जाहिर है वो यहाँ पर होती हैं, तो उनकी एक जाहिर है एक इमोशनल अटैचमेंट तो है अपनी मिट्टी के इसमें साथ। इसमें ना एक और भी बात है ना कि आप ऑटोमेटिकली कंपेयर करते हैं, डेमोक्रेसीज को कंपेयर करते हैं, हालात को कंपेयर करते हैं कि यार ये तो हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली यूर इन पोजीशन कि आप सब कुछ करते हैं। हाँ, वेरी ट्रू। जब वो वहां जाके ये देखते हैं कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमें यहाँ पे ये फैसिलिटीज हैं, हम यूं लाइफस्टाइल है हमारा, और ये हमारे लिए गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही है, या इस तरह की हम चीजें एक लाइफ देख रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ है, ये सफाई सुथराई है, ये आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज हैं वगैरह वगैरह, तो ऑटोमेटिकली वो ये कंपेयर करते हैं कि यार हमारा मुल्क कितना पीछे रह गया है। और वो पीछे क्यों रह गया है? इसलिए नहीं कि हमारे मुल्क में कोई कमी थी, पोटेंशियल नहीं था, या हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं थे, बल्कि हमें ये नजर आता है कि वो अपने ही लोगों की गलतियों की वजह से, करप्शन की वजह से, कोताहियों की वजह से, गलत पॉलिसीज की वजह से, बार बार डेमोक्रेसी को डीरेल करने की वजह से, और जो बिल्कुल आप एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं करते हैं, ये तमाम वो तजर्बे जो आप करते रहते हैं, ये उन सब चीजों का नतीजा है कि आज हम, जो हमारे साथ कंट्रीज आजाद हुई थी, वो आज देखें कि कहाँ पर हैं, हमसे बहुत बेहतर हालात में, और हम कितना पीछे नजर आते हैं। तो एक तकलीफ इसलिए उन्हें फील होती है, और फिर वो जाहिर है इसलिए आवाज ज्यादा उठा सकते हैं। दूसरा ये कि जाहिर है वो बाहर हैं, वो ज्यादा वोकल होते हैं, ज्यादा खुल के बात कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बड़ी नागवार गुजर रही होती हैं कि जी ये तो बड़ा ओपनली इस तरह की चीजों पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं या उस तरह। तो वो फिर ये समझा जाता है कि पता नहीं, ये कोई हमारे मुल्क का ना एक इशू है कि हर किसी चीज को ना हम एक सिक्योरिटी इशू बना देते हैं कि जी ये तो मुल्क की सलामती के ऊपर हमला हो गया, ये तो मुल्क की जो है वो आपने इंटेग्रिटी को चैलेंज कर दिया है। तो ये हमने एक बड़ा नाजुक सा बबल बनाया हुआ है जिसके पीछे हम हर चीज को छुपा देते हैं, और जो भी इसके कहीं आसपास भी नजर आता है तो हम कहते हैं कि जी बस ये तो गद्दार हो गया क्योंकि इसने मुल्क की सलामती पे हमला कर दिया। अगर आपने आर्मी चीफ की किसी पॉलिसी पे तनकीद कर दी है तो मतलब आपने मुल्क की सलामती पर हमला कर दिया। ऐसा नहीं होता। अगर शख्सियत की या इदारे की कोई गलत पॉलिसी है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान को कहीं पे खुदा न खास्ता थ्रेटन कर रहे हैं या उसके लिए कुछ बुरा चाह रहे हैं। तो ये एक हमारे यहाँ पुरानी एक रिवायत चल रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब ये काफी हद तक लोगों की आंखें खुल गई हैं, और अब लोग इस तरीके से इसको नहीं देख रहे होते कि कोई भी चीफ जस्टिस है, आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर है, आप अपने जो भी आपका ओहदा है उससे आप अपनी रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। वो सिर्फ आपको इसी सूरत में मिल सकती है जब आप उसको डिलीवर कर रहे हैं, उस ओहदे की खुद भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये नहीं कि आप उस ओहदे के नतीजे में खुद अपने मफादात का सौदा कर रहे हैं, उनका तहफुज कर रहे हैं, और फिर भी आप ये डिमांड कर रहे हैं कि आपको रिस्पेक्ट उसी तरह से मिले और उसी तरह से आपको एक सेक्रेड काउ की तरह रखा रखा जाए। तो ये मेरा ख्याल है अब चेंज हो गया टाइम, अब वो टाइम रहा नहीं है। आपने ये नौजवान को पाकिस्तान में ये आजकल एक कोशिश हो रही है कि हम किसी तरह धक्के से कनेक्ट कर लें अपने साथ।
वो नौजवान पाकिस्तान का बाशऊर है, वो समझता है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, ये मरूसियत की एक ऐसी पनीर है जो पाकिस्तान में एक खास टाइम के बाद लगती है। सबीना, आप मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के अंदर ना अभी एक ट्रांजिशनल पीरियड से हम गुजरे। 2 बरस पहले बाबूजी की ये ख्वाहिश थी, नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, कि वो अपने बच्चों को सियासत में इन करें, उन्होंने कर दिया। अब एक नया ट्रांजिशन ये चल रहा है कि इन बच्चों को मुस्तकिल तौर पे आपने सेट भी करना है। आम नौजवान पाकिस्तान का, बिकॉज ऑब्वियसली आप पाकिस्तान में लोगों से मिलती हैं, टेलीविजन चैनल्स पे अपीयर होती हैं, क्या नौजवान सोच रहा है? वो वाकई इनको समझता है कि ये हमारे रूलर्स हैं, ये बादशाही निजाम ठीक है? आम बच्चा क्या सोच रहा है पाकिस्तान का? क्योंकि अगर आप फिगर्स देखें ना, 7.5 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़कर चले गए और ये नंबर्स बढ़ रहे हैं। दिन में मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता सवीना जब मैं 2 या 3 कॉल ऐसी नहीं सुनता पाकिस्तान में। एक मैंने नंबर भी अपना दिया हुआ है जिसमें लोग रास्ता तलाश कर रहे हैं, जिसके पास पैसे हैं वो लगा के बैठ जा रहा है, जिसके पास नहीं है वो अपने बच्चों को बेरहम मौजों के हवाले कर रहा है, और फिर खबरें आती हैं। आम नौजवान हमारा आज कहाँ पे स्टैंड करता है? देखिए, नौजवान में दो तीन चीजें तो बहुत ज्यादा है। एक तो पहली चीज ये कि ये जो एक रिवायती सियासतदान हमारे जिनको वो देख देख के शुरू से बचपन से अब तक बड़े हुए हैं, वो तो इनको इनके साथ तो वो बिल्कुल खड़े नजर नहीं आते। और ये सियासतदान भी इन नौजवानों से टोटल डिस्कनेक्ट है। ये मैं आपको बताऊं, बिल्कुल इनका इनको आइडिया ही नहीं है कि ये नौजवान जो है वो कितना बदल चुका है, इसकी इस वक्त सोच क्या है। ये अभी आज तक यही सोच रहे हैं कि हम जी कोई जिस बिल्कुल एक मसनूई सी चीजें करके और इनको हम बहला सकते हैं। इनको आइडिया ही नहीं है कि वो कितना नजरिए में आगे जा चुके हैं, कि वो आपकी इन बहलावों से बहलने वाले हैं नहीं। वो अब राइट्स की बात करते हैं, वो अब फिलोसॉफिकल बहस पे जाते हैं, अब वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। आप उन्हें कह रहे हैं ना कि जी ये मैंने 10-12 हजार आपको पिंक बाइक्स दे दी हैं, या ये मैंने आपको 10-12 हजार लैपटॉप्स दे दिए हैं। वो कहते हैं आप लैपटॉप अपने पास भले रख ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें हमारे राइट्स चाहिए। तो वो जो नौजवान है ना, वो अब बहुत आगे निकल चुका हुआ है, इन लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है। और इसी वजह से वो जो एक पाकिस्तान की रिवायती सियासत थी ना, वो उसको पसंद करता है और ना वो आगे। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि आज पीटीआई के साथ बहुत बड़ा तबका है नौजवानों का जो खड़ा है, और ये बात बहुत दुरुस्त है। जाहिर है कि उन्हें वो लगता है कि जी अब ये एक जमात ऐसी है, या कम से कम इसका लीडर जो है इमरान खान, वो ऐसा है जो एक रिवायत से हटकर सियासत कर रहा है और चैलेंज कर रहा है इस पूरे सिस्टम को, तो वो उसके साथ खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे लगता है कि अगर खुद इमरान खान भी इवन वो इस नजरिए से हटते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अभी फिलहाल वो कोई हटने वाले हैं, लेकिन अगर वो हटते हैं और वो भी उसी एक पुराने रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं, तो इवन ये नौजवान उनको भी ओन नहीं करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये लोग इतनी क्लैरिटी में अब आ चुके हैं अपने विजन को लेकर के, कि वो अब ये चीजें पुराने तरीके से पाकिस्तान को चलता हुआ नहीं देख सकते, और ना वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को पुराने तरीके से चलाया जाए। और फिर जो एक तो ये पोर्शन है नौजवानों का, दूसरा वो है जो कि बहुत डिसअपॉइंटेड है, जिसको लगता है कि पाकिस्तान में कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम तो शुरू से ये देख रहे हैं, बहुत से लोग खड़े होते हैं लेकिन फिर उन्हें सरेंडर करना पड़ता है। तो ये सिस्टम इतना रॉटन हो चुका है कि इसमें अब बेहतरी की गुंजाइश नहीं है। तो वो लोग हैं जो कि आपके साथ राब्ता करते हैं, जो और तरीकों से कोशिश करते हैं कि हम बस यहाँ से निकल जाएं, किसी तरह जान छुड़ा के यहाँ से चले जाएं। तो वो लोग वो हैं जो कि डिसअपॉइंटेड हैं बिल्कुल, और उनको कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि ये सिस्टम कभी चेंज होगा। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि सिस्टम चेंज हो सकता है, हम ही करेंगे। और वो ये समझते हैं कि अगर एक लीडर इस वक्त खड़ा है तो हम उसके साथ अगर खड़े हों तो हम मिलके ये सिस्टम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली अब वो जो एक कहते हैं ना कि जो एक आइडियोलॉजी जो है वो जनरेट हो चुकी है और वो फैल चुकी है, वो अब आप दोबारा लोगों को उससे आप कह लें कि अगर वो आप कैद कर सके, वो आप नहीं कैद हो सकती, वो अब फैल चुकी है कुछ की तरह। आपको लगता ही है कि हम मरियम की रोजाना तस्वीरें देख रहे हैं? अब तो खैर वो उनकी फैमिली एल्बम भी आ गई है मार्केट में, और उसे उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों तक पहुंचाया भी है। हमें यहाँ पे ना सिर्फ कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती। यहाँ की जो सियासत है वो टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे इश्यूज, नेशनल इश्यूज हो रहे हैं, आपकी बारूज इतनी स्ट्रांग है कि वो आपकी मरकज की हुकूमत से ज्यादा लोगों को उनके हकूक देती हैं। अगर आप घर में बैठ जाते हैं फॉर मेडिकल रीजन, तो रियासत आपको आकर माँ की तरह वाकई पालती है। हमने यहाँ पे ये होते हुए देखा। मरियम की जो कुछ कर रही हैं, आई जस्ट मतलब ये हमारा, हम यहाँ से जानना चाहते हैं कि मरियम क्या अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगी ये इश्तिहारात के जरिए, और जो कैंपेन्स कर रही हैं, जनरल परसेप्शन क्या है आम पब्लिक का वहां पे?
जी एग्जैक्टली यही तो मैं बात कह रही हूँ अभी कि ये अभी तक वही पुराने तरीके आजमा रहे हैं कि जी हम इश्तहारों में हर वक्त इतने बड़े बड़े सप्लीमेंट्स देकर तस्वीर छाप कर और कुछ पुराने मंसूबे जिन पे नई तख्तियां लगाकर कुछ नए मंसूबे जो हवाई हैं और कुछ दो चार शायद कोई ग्राउंड पे भी मौजूद हों, तो ये सब करके हम एक नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं, हम एक परसेप्शन बिल्ड कर सकते हैं कि जी बहुत काम हो रहा है और मरियम ने तो बहुत बदल दिया है सब कुछ और इस तरह से चीजें। और हर वक्त उनकी लाइव स्पीचेस दिखा के और फिर आर्मी चीफ भी उन प्रोग्राम्स में आके उनके साथ उनको उनकी सपोर्ट में नजर आएंगे अगर खड़े हुए, तो इससे भी जी बड़ा परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा जी ये जबरदस्त लीडर मिल गई पाकिस्तान को। लेकिन ये टोटली मेरा ख्याल है फूल्स पैराडाइज वाली बात है, क्योंकि जो आपका नौजवान है वो इन चीजों से उल्टा हेट कर रहा है। उसको पहली बात तो ये कि जो आप यह सप्लीमेंट छाप रहे हैं अखबारात की, अब कितने लोग हैं जो अखबारात पढ़ रहे हैं या इन चीजों से वो मुतासर हो सकते हैं? जो सारा आपका इस वक्त नौजवान है वो सब आपके मोबाइल स्मार्टफोन के ऊपर ट्रांसफर हो चुका हुआ है और वो वहीं से ज्यादा जो है वो एक इनपुट लेता भी है और बुजुर्ग भी, देता भी। ज्यादा बुजुर्ग भी शिफ्ट हो यस चुके हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब वोटिंग तो इसमें वो भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी समझ लिया है। अब कहने का वही मतलब है कि वो लोग ना सिर्फ ये कि उससे इनपुट लेते हैं बल्कि अपना फीडबैक देते भी हैं, तो वो सारा जो आपका एक सोशल एक निटिंग है वो सारी आपकी उस मोबाइल फोन पे हो चुकी है। तो आप अगर अभी भी वही 80s और 90s के तरीके आजमा रहे हैं कि चार पांच कॉलमनिस्ट को हम हायर कर लें जो हमारे हक में कॉलम्स लिखेंगे और हम फिर अखबारात में इश्तिहार छापेंगे, मीडिया हमारी तारीफें करेगा, मैं तो तो उसके बाद जो है। सुनना हैरान रह गया, शामी साहब सड़क पे खड़े होकर मरियम के साथ जो उनकी तारीफें कर रहे हैं, यानी ये वक्त आ गया है कि मुजीबुर रहमान शामी, मैं तो उनकी मजहर अब्बास साहब ने जो उनके बारे में बात बताई है, तो मेरा उनके बारे में परसेप्शन अब टोटली चेंज भी हो चुका है। अब हल क्या है? इमरान खान चूंकि ये सब सवाल करते हैं और हमारे से ये पूछते हुए नजर आते हैं, तो मैंने कहा चले इस बहस को थोड़ा सा ओपन करते हैं, आपसे भी जानते हैं इमरान खान की रिहाई क्या करना चाहिए खान साहब को। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में कोई बड़ी ताकत आएगी बाहर से, कोई बड़ी आवाज? चूंकि पाकिस्तान की एक जो खास माइंडसेट है वो तो खान साहब को रिहा नहीं करना चाहता, उनकी अपनी टर्म्स होंगी। आप डील करें, बनी गाला में आप बंद हो जाएं और फिर आप से बात होगी और 2 साल के लिए बात ना करें। और समीना, आपने अगर देखा हो ना, तो अब दुनिया इमरान खान की नजर से पाकिस्तान को देख रही है, वो इन लोगों की नजर से पाकिस्तान को नहीं देखती। तो क्या हल नजर आता है? लोग दावा भी करते रहे, लोगों ने तारीखें भी दी, ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद 2 महीने, 4 महीने, लेकिन इट्स बिन नाउ 2 इयर्स। कितना अर्सा आपको लगता है 2027 हम देख रहे हैं, 26 देख रहे हैं, या फिर ये भी मजीद चीजें आगे बढ़ेंगी? अच्छा, जो डेट्स दी गई हैं, कुछ लोग तो खैर बिल्कुल ही पेपर की उड़ा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों की डेट्स बाजूकात अगर नहीं भी ठीक हुई तो बड़ी वो क्रिटिसिज्म की जद में आते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जो एक आइडिया दिया जाता है कि जी दो चार महीने में ये नजर आ रहा है, तो उसकी वजह बहुत सारी आपकी ग्राउंड फैक्टर्स होते हैं जिसको आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं और उसके ऊपर आप एक असेसमेंट अपनी बनाते हैं कि जी हमें ये नजर आ रहा है कि ये कुछ हो रहा है, तो अब इसके बुनियाद के ऊपर शायद अगले 2-3 महीने में ये काम हो जाए। लेकिन फिर कुछ नए फैक्टर्स भी आ जाते हैं मीनवाइल और फिर वो आपका जो सारा एक डायमेंशन है चीजों की वो चेंज भी हो जाती है। तो जहां तक ये बात है कि खान साहब की रिहाई कैसे कब मुमकिन होगी, जैसे एक बलून होता है ना जिसमें आप बहुत हवा भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, फिर एक लिमिट आती है कि जहाँ पे वो मजीद हवा नहीं आप भर सकते और वो फिर बर्स्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस वक्त ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान की सोसाइटी की जहाँ पे हम बहुत कुछ लोग सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं, सहते जा रहे हैं। आपने गोलियां भी मार ली, आपने वोट भी चुरा लिया, आप उनको प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रहे, आप मीडिया पे भी पाबंदी लगा रहे हैं, आप कहीं पे उनको कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं दे रहे हैं जहाँ पे वो थोड़ा सा एक अपने आप का कैथारसिस करके थोड़ा नॉर्मल बिहेव कर सकें, आगे चल सकें कि चलो भाई ठीक है, अगर ये हो रहा है तो चलो साथ ये बेहतर भी हो रहा है, कोई बात नहीं। आपने हर तरफ से यूं बंद कर दिया है, बिल्कुल घुटन कर दिया है कि आपने अदालतें बिल्कुल पैक कर दी हैं कि कोर्ट से आपको कोई रिलीफ ना मिल सके, प्रोटेस्ट आप कर ना सकें, मीडिया पे आपकी आवाज ना उठ सके। तो आपने बिल्कुल उसको यूं पैक कर दिया है कि कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं छोड़ी है। ये वो टाइम होता है कि जहां पर सिर्फ एक हल्का सा कोई इवेंट होता है, कोई छोटी मोटी चिंगारी होती है और उसके बाद जो है वो आपने जितना ये अरेंजमेंट किया होता है ना अपनी तरफ से बड़ा फूल प्रूफ, वो सारा एकदम एक बर्स्ट हो जाता है। मुझे ये लगता है कि ये इस वक्त हम उसी स्टेज की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ चुके हैं कि जहां पर कोई बस हल्का फुल्का शायद कोई इवेंट बनेगा और उससे जो है ये सब कुछ एकदम ढह जाएगा, इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी। वो क्या आपको होगा एग्जैक्टली जाहिर है ये आपको लगता है प्रिडिक्ट ये करना तो कि मुश्किल है। मुश्किल है? आपको लगता है ये कि जो इनिंग्स और पार्टनरशिप की तैयारी की जा रही है,
और जब ये नहीं चलेगी तो फिर आपको सेलेक्टर्स भी चेंज करने पड़ेंगे और आपको पूरी टीम जो है तब्दील करनी पड़ेगी, एंड देन यू गो बैक टू द बेसिक्स, और फिर बोर्ड पे बैठ के आप देखते हो कि हाँ यार दो क्योंकि दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो जैसे मैंने कहा कि एक इंटरनल आपके मुल्क की फिजा कैसी है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन की। दूसरा आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो बिल्ड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ता जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं जो विल्सन भी बात कर रहे हैं, जो विल्सन से पहले भी जो यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी हुई है। तो बहुत से जो ममालिक है वो आपकी जो इंटरनल बातचीत है उसके ऊपर जाहिर है अपनी एक राय दे रहे हैं और वो उससे को सेटिस्फाइड नहीं है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपकी फ्रेंड कंट्रीज थी वो आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो आपके साथ एक नॉर्मल टाइज उस तरह की नहीं रख रही हैं जो कि पहले कभी हुआ करती थी। और वो जब भी उनके कोई सरबराहान आते हैं या आप उधर जाते हैं तो वो आपको एक बात कह के भेज रहे हैं कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप अपने जो मामलात हैं मुल्क के उसमें स्टेबिलिटी लेकर आएं, चीजों को बेहतर करें। ये वाला जो आपका एक स्टाइल है गवर्नेंस का ये इस तरह से नहीं चल सकता। तो ये वो चीजें हैं जो अभी तक तो आप किसी ना किसी तरह सरवाइव कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर तो वो चीजें आपको फिर उस नहज तक ले आती कि जहां पर फिर आपके लिए एक चॉइस करना होगा कि आपको या तो एक कदम पीछे हटना है, आवाम के मंग के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वहीं पे खड़े होना है जाकर, और यहाँ फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि फिर हम डू और डाई है भाई, ठीक है फिर मुल्क को साथ ही हम ले डूबे। कोई नहीं पैसे दे रहा है ना दे, आईएमएफ आपको अगली नई किस्त दे रहा तो ना दे, हम कोई बात नहीं। लेकिन जाहिर है जहाँ पे आप सिस्टम में इतने स्टेक्स होते हैं तो फिर ये नहीं होता कि कोई एक ये फैसला कर ले कि मैं तो डूबूंगा साथ सबको लेके डूबूंगा, तो फिर उसमें आप कोई ना कोई एक चेंज, कोई कंसेंसस देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक ओवरऑल पूरा माहौल बनेगा इसमें पहले भी ये बना और उसी के नतीजे में कुछ टॉक्स हुई भी थी। इनका ख्याल ये था कि उन टॉक्स के नतीजे में खान साहब कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे और कुछ विन विन सिचुएशन जो है वो बना ली जाएगी। लेकिन खान साहब की तरफ से कोई उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जब नहीं दिखाई गई तो फिर ये डेड एंड पर आ गए और फिर इन्हें दोबारा इस सारी चीज को थोड़ा लिंगर ऑन करना पड़ा। अब ये दोबारा सिचुएशन ऐसी बनेगी कि प्रेशर की वजह से कि इन्हें दोबारा से टेबल पे बैठना पड़ेगा, दोबारा से कोशिश करनी पड़ेगी कि कुछ राह निकाली जाए। अब ये देखना है कि उस पे दोबारा खान साहब कोई रास्ता देते हैं या अल्टीमेटली इनको ही सरेंडर करना पड़ेगा। ये एक अब मेरा ख्याल है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। ये जब कब होता ये है ये जब ये डिजास्टर साबित होगी ना, विच आई बिलीव, और असेसमेंट भी हमारी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखकर ये लगती है कि जब डिजास्टर होगा ना और इनके पास कोई हल नहीं बचेगा, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को कब तक कशकोल उठाकर चलाएंगे। लोग कहते हैं रोजाना कि जी उड़ान प्रोग्राम, ये पता नहीं वो कौन सा उड़न तख्ता है जो प्रोग्राम हमें दे दिया गया है। बट दिस इज रियली सैड व्हेन आई लुक इन पाकिस्तान और हमें ये लॉट मिलती है, और पाकिस्तान में हुक्मरानों की। अच्छा सबीना, फ्यूचर ऑफ क्या प्लान्स है आपके? यू विल कंटिन्यू दिस यूट्यूब, एंड ऑब्वियसली माशाल्लाह एक बड़ी आवाज है, और मैं तो बल्कि ये लोगों का एक मैं आपको एक असेसमेंट दे रहा हूँ, वही समझते हैं कि टेलीविजन पे भाई ये वापस नहीं जाना। मैंने तो खैर 2000 गालबन 21 में 22 में टेलीविजन को उस तरह से खैर बात कह दिया था, इंडिपेंडेंट में काम करता हूँ। डू यू थिंक दिस इज द वे फॉरवर्ड? हबीब अकरम ब्रदर हमारे साथ दुनिया टेलीविजन जब हमने लॉन्च किया, पहला बुलेटिन मैंने और उन्होंने बिजनेस का पढ़ा था, मुझे अच्छी तरह याद है। उनको ऑफर कर दिया गया और कई आवाजें ऑफर हो, अब वो सोच ही रहे हैं कि क्यों ना एक इंडिपेंडेंट इसको मजीद एक ऐसी इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज कर दिया जाए। अगर आपकी टेलीविजन इंडस्ट्री है और वो इस्तेसाल कर रही है, वहां पे आपको बिजनेसमैन नजर आएंगे जिन्होंने टेलीविजन चैनल्स इसलिए खोले ताकि उनके कारोबार को तहफुज मिल सके। वो मीडिया के साथ एक ऐसा एक स्टांस लेकर चलना चाहते हैं जहां पे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सके, हुकूमतों से काम करवाए जा सके। ये तो हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, तो उसके पैरेलल एक ऐसी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज तरीके से खड़ी हो जाए। डू यू थिंक दिस विल बी द वाइबल सिचुएशन? यही इसका एक हल है, मासवा इसके कि हम अपनी इंडिपेंडेंट आवाजें तो उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री भी हमारे लिए होनी चाहिए या बना दी जाए। देखिए मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये जो मीडिया चैनल मालिकान हैं उनके भी ये सोचने की बात है, जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं इन चैनल्स के साथ स्टिल वाबस्ता और बड़े सीनियर लोग भी हैं, उनके लिए भी कि ये उन्होंने अब डिसाइड करना है कि उन्होंने पहले ही इसको बहुत नुकसान पहुंचा दिया। आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल अब अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है, लोग इसको ना बिलीव करते हैं, और जो चंद आवाजें आप सुन रहे थे या सुनने के लिए लोग लगा ही लेते थे टीवी, आप उनको भी आहिस्ता आहिस्ता टीवी से हटाते ही चले जा रहे हैं। तो इवेंचुअली आपका ये बिल्कुल डेड हो जाएगा मेन स्ट्रीम मीडिया अगर आपने यही रविश रखी। तो अगर चैनल मालिकान ये चाहते हैं कि उनके चैनल की कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी रहे या
चाहे वो किसी भी मकसद के लिए, चाहे वो पैसा कमाने के लिए, चाहे अपने किसी दूसरे बिजनेस को सेफगार्ड करने के लिए, किसी भी वजह से अगर उन्होंने चैनल खोला है तो अगर वो चलेगा, उसको कोई इंपॉर्टेंस उसकी होगी तो ही वो उनके पर्पस सर्व होंगे ना। अगर वो अपनी इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाएगी उसकी, वो बिल्कुल ही एक फ्लॉप कह लें कि एक इन्वेस्टमेंट साबित होगा, तो फिर उनका कोई पर्पस भी सर्व नहीं होगा। आपको पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इमरान खान का वैसे तो नाम नहीं लेता, लेकिन खान साहब ने कमाल कर दिया और चीजों को यस, उल्टा दिया, ये थंबनेल डिजिटल मीडिया पे वो भी ऐसी लाइंस लिखते हैं। नहीं, वो सबके इसी तरह ही हैं, और वो मेन स्ट्रीम पे तो बोलते नहीं है, लेकिन थंबनेल्स और वहां पे ये दो नंबरी इन लोगों की जो कर रहे हैं। हाँ, वो जेल से छक्का वो भी लगवा देते हैं खान साहब का जब वो डिजिटल मीडिया पर उन्होंने अपने व्यूज लेने होते हैं। तो सी यही मैं एक चीज कह रही हूँ कि ये अगर आपने अपना मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ी सी उसको क्रेडिबिलिटी देनी है तो आपको कहीं ना कहीं, एक तो जाहिर है ये बिल्कुल इंटरलिंक्ड है जो आपके मुल्क के हालात हैं उसके साथ। जाहिर है कि ये एक जो अथॉरिटेरियन सा रजीम है ये हटेगा, अगर मुल्क में डेमोक्रेसी फले फूलेगी तो ऑटोमेटिकली उसका असर आपको मीडिया पे भी नजर आएगा। और अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया में भी जो मेन चैनल्स हैं आपके, वो भी कुछ ना कुछ अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करेंगे, तो कुछ उनका भी दाल दलिया चलता रहेगा। क्योंकि अभी तक मैं ये देख रही थी पैटर्न कि दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं। वो चीजें जो कि आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर डिस्कस होती हैं वो क्लिप वायरल हुए होते हैं आपके सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं वो डिस्कशन का टॉपिक बनते हैं आपके टॉक शोज का। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल अलग बिल्कुल डायमेंशंस हैं जिसके ऊपर कोई एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है, इंटरलिंक्ड है। जो वहां डिस्कस हो रहा होता है वो वहां पे आ रहा होता है, वो वहां डिस्कस बिल्कुल। होने वाला वहां जा रहा होता है। तो ये आगे भी इस तरह कंटिन्यू हो सकता है अगर किसको थोड़ा सा बचाने की कोशिश की जाए। और मेरा ख्याल है कि जो इसमें अगर ये डिसाइड होता है कि नहीं जी हमने इसको थोड़ा सा बचाना है, और इसके लिए जो मेन चैनल्स के ऑनर्स हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा एक स्टेप पीछे हटें, और जो आपके लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो आपकी जो यूँ कह लें कि जो मैनेजमेंट है बेसिकली वो, या जो उसकी वो कहते होते हैं ना अखबार में कि एडिटरशिप जो है वो आप उसके हाथ में दें जो एक जर्नलिस्ट है। आपकी जो कमांड है वो जर्नलिस्ट के हाथ में आते हैं। समीना, वो तो कभी भी पिछले 15-20 सालों से हम खुद इस चीज को देखते रहे हैं। हमने लेकिन इतनी ज्यादा अकाउंट्स के इंटरफेरेंस लोगों हो गई है ना कि एक एक अकाउंट्स के कितना लोगों भी को अगर मालिक इंटरफेयर करेगा तो वो हम फिर कैसे चलेगा। नहीं, वो तो ये तो आपकी हमेशा बात से दुरुस्त होता है। है। मैं आपको एक वही वाक्य, अगर तो। आप इजाजत दें तो मैं सुना देना छोटा सा। आपको पता है कि अब सार आलम साहब की लड़ाई दुनिया टीवी में पहली दफा क्यों हुई थी? वो एडमिनिस्ट्रेशन से हेडलाइन के ऊपर हुई थी। वो कहते थे कि मैं डायरेक्टर न्यूज हूं, तो एमडी ने कहा भाई मैं एमडी हूं, तुम कौन हो? तो ये तो खैर इसी तरह इस इंडस्ट्री में हो रहा है। और हमने फिर वो लड़ाई न्यूज रूम में देखी। और वो हम मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो किस किस्म की लड़ाई थी। यहाँ पर तो अकाउंट्स में लोग बैठे हुए वो सीईओ भी बन जाते हैं, वो डायरेक्टर न्यूज भी बन अरे जाते हैं। अरे तो ये हमारी इंडस्ट्री का ये हाल। चीज है, एडिटोरियल पॉलिसी जो है आपकी चैनल्स की बेहतर नहीं होगी, उनके हाथ में कमांड नहीं होगी, तो जर्नलिज्म तो जाहिर है वो डिसाइड नहीं करेंगे, वो तो अपना बिजनेस ही देखेंगे। अगर एमडी जो है वो आके कंटेंट देखना शुरू कर देंगे तो वो फिर अनटिल अनलेस के जो आपके एमडी हैं अगर तो वो कोई जर्नलिस्ट हैं, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है तो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज तो ये एक मैनेजरियल पोजीशन है, इसका एडिटोरियल से तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये हमारा बिजनेस, हमारे असल में हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है वही बड़ा अजीबोगरीब है कि जहाँ पर आप सरवाइव कर रहे हैं इश्तहारात के ऊपर। इश्तहारात आपको हुकूमत ने देने हैं, अब जिसने इश्तहार देने हैं उसके खिलाफ आप कैसे चलेंगे। और फिर अब तो जिस तरह से लूट मार मची हुई है कि मतलब बेतहाशा ही इश्तहारात है, तो कोई चूं भी नहीं कर रहा है कि भाई हम किसी के खिलाफ कोई जरा सी भी बात कर दें। तो ये वाली सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है। अगर इस तरह इन्होंने चलना है तो फिर तो आप समझ लें कि ये वही हाल होगा कि बिल्कुल रेडियो की बिल्कुल तरह, सही है। अखबार की तरह, ये एक डेड मीडियम बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें हमें कोई बेहतरी नजर आती है तो फिर ये दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलल चल सकते हैं। और मेरा ख्याल है फिर हम जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ये बिल्कुल सोच सकते हैं कि भाई हमें बैक टू द स्क्रीन भी जाना है, हम अपना साथ साथ में काम यूट्यूब का, डिजिटल मीडिया पे वो भी करते रहेंगे। तो ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं। लेकिन अगेन वही इसमें जो मेन चीज है कि उससे आपके जो मुल्क के हालात हैं वो बड़े जुड़े हुए हैं। क्या आपके मुल्क में पहले ये डेमोक्रेसी बहाल हो तो फिर आप कहेंगे हाँ भाई कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में भी करने की है। बहुत शुक्रिया समीना, वंडरफुल कन्वर्सेशन, बहुत अच्छा लगा इतने अरसे के बाद। और मैं आपको इसी तरह कभी कभी तंग करता रहूंगा। अ, श्योर, दुनिया माय में प्लेजर। दुनिया में कम्युनिटी जर्नलिज्म हो रही है, और लोग जिनका सहाफत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स दी, क्योंकि मैं खुद पीएचडी कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे केस को हम स्टडी भी यहाँ पे करते हैं जिसमें लोगों को बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स मिले और वो साफ ही नहीं थे।
तो मेरा ख्याल है कि दुनिया बदल रही है और इसके डायनेमिक्स इस पूरे इंडस्ट्री के भी बदल चुके हैं। व्यूअर्स, ये आज की हमारी निशिस्त थी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने